नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जीएसटी के बहुत बड़े बदलाव के बारे में। 10 बड़े बदलाव हुए हैं 1 अक्टूबर 23 से, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए समझेंगे, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहला बदलाव है सेक्शन 10 के अंदर सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 23 से अब इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है गुड्स का, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कॉम्पोजिशन सप्लायर कर सकता है। ध्यान रखना, गुड्स का कर सकता है। जो रिस्ट्रिक्शन है सर्विस के ऊपर कि कॉम्पोजिशन पर्सन सर्विस का सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं कर सकता, वो रेस्ट्रिक्शन अभी भी कंटिन्यू है। उसके बाद रेस्ट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देखने को मिलेगा 1 जुलाई 17 से। यहाँ पे चेंजेस कर दिया है गवर्नमेंट ने कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सप्लाई करते हैं तो उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मतलब ऐसे सप्लायर उनको एग्जाम्प्ट कर रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से जो सप्लाई कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। जो कंडीशंस बताई गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जम्पशन मिल रही है। साथ ही साथ बात करें सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 सीजीएसटी एक्ट में बदलाव कर दिया गया। अब पिछले साल का आईटीसी इनपुट एज क्रेडिट इस साल के 30 नवंबर तक ले सकते हैं। 30 नवंबर की टाइम लिमिट कर दी गई है। तो कोई भी इनवॉइसेस डेबिट नोट या क्रेडिट नोट रहता है तो उसका इनपुट एज क्रेडिट आप 30 नवंबर तक ले सकते हो। ठीक है, 30 नवंबर देखो, जो मंथली फाइल कर रहा है वो अक्टूबर मंथ की रिटर्न में ले लेगा, क्योंकि अक्टूबर मंथ की रिटर्न वो 20 नवंबर तक फाइल करेगा, क्योंकि अक्टूबर की 3B 20 नवंबर तक जानी है और आईटीसी 3B के अंदर ले सकता है। लेकिन जो क्वार्टरली है उसको सितंबर की रिटर्न में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर की रिटर्न को उसको 20 अक्टूबर तक भरना होगा। उस रिटर्न को चाहे तो वो 30 अक्टूबर तक भर के ले सकता है, लेकिन वो सोचेगा कि अक्टूबर की रिटर्न में लूँ या नवंबर की रिटर्न में लूँ तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रिटर्न जनवरी में जाएगी, जो कि टाइम लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। ऐसे केसेस में आप जो क्वार्टरली टैक्स पेयर है वो अपनी सितंबर मंथ वाली जो रिटर्न जाएगी जुलाई अगस्त सितंबर की, यानी सेकेंड क्वार्टर की, उसके अंदर वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे आईटीसी लेने के अंदर टाइम लिमिट को बदल दिया गया है। बाकी देखो, ये जो चेंजेस है बहुत बड़े बड़े चेंजेस है। मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, एक एक लॉ एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ। दूसरा अमेंडमेंट आपको आईटीसी से रिलेटेड मिलेगा। अगर सप्लायर की पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं की गई तो उस आईटीसी को, उस इनपुट एज क्रेडिट को आपको रिवर्स करना होगा। उसका रिवर्सल जीएसटी या 3B या DRC 03 के थ्रू कर सकते हो। और जब सप्लायर की पेमेंट हो जाएगी तो उस आईटीसी का रीक्लेम भी आप कर सकते हो। अगला बात करें सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में बदलाव है। देखो, अगर वेयर हाउस से गुड्स की सप्लाई होती है पर्सन को बिफोर क्लियरेंस होम कंजप्शंस के लिए, मतलब बाहर से आपने माल मंगाया, कस्टम वेयर हाउस से पर्सन को सप्लाई हो रही है क्लियरेंस से पहले होम कंजप्शन के लिए, तो उस केस में एग्जम्प्ट की डेफिनेशन में इस तरह की सप्लाई को इंक्लूड किया जाएगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है। आईटीसी जो ब्लॉक क्रेडिट का क्लोज है ये, क्योंकि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर आईटीसी को ब्लॉक क्रेडिट का बता दें कि भाई इसके अंदर आईटीसी ब्लॉक हो जाता है, तो एक और नई कंडीशन जोड़ी जा रही है। उस केस में आप आईटीसी नहीं ले सकते। कौन से केसेस में? अगर गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो रहा है टैक्सेबल पर्सन के द्वारा और उसका यूज हो रहा है CSR एक्टिविटीज के अंदर, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो बताया गया CSR एक्टिविटीज, तो उस तरह के आईटीसी को ब्लॉक किया जाएगा, उसका इनपुट आप ले नहीं सकते। साथ ही साथ बात करें सेक्शन 30 के अंदर अमेंडमेंट है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के अंदर। देखो, पहले जो टाइम था वो 30 डेज का था, अब इसका नया टाइम लिमिट बढ़ाया जा रहा है। न्यू रूल 23 इंशर्ट किया गया है, जिसके अंदर टाइम लिमिट को बढ़ा के 90 डेज कर दिया गया है। एडिशनली अब आपको जो टाइम मिल जाएगा वो 90 डेज का टाइम मिल जाएगा अगर आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन कराना चाहते हैं तो। उसके बाद बात करें सेक्शन 37 सबसेक्शन 5 के अंदर अमेंडमेंट है। ठीक है, जहाँ पे बोलते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ नहीं होगा रिटर्न फर्निश करना अपनी आउटवर्ड सप्लाई का, क्योंकि देखो सेक्शन 37 सबसेक्शन 5 ये जो है GSTR 1 से रिलेटेड है। ये बोलता है कि GSTR 1 अब जो टैक्स पेयर है वो फाइल नहीं कर सकता 3 साल के बाद, 3 ईयर का टाइम है। सो जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट से 3 साल के बाद आप GSTR 1 को फाइल नहीं कर सकते। वो टाइम लिमिट लगा रही है गवर्नमेंट इसके ऊपर।
इसी प्रकार से जो सिमिलर अमेंडमेंट है सेक्शन 39 GSTR 3B के लिए जो बोलता है, सेक्शन 44 GSTR 9 और 9C के लिए बोलता है, सेक्शन 52 GSTR 8 के लिए बोलता है। तो इनकी भी अब रिटर्नें जो हैं वो 3 साल के बाद आप फाइल नहीं कर पाओगे, 3 साल की टाइम लिमिट लग जाएगी। तो 3 साल बाद आप चाहोगे कि बैक डेट की रिटर्नें फाइल कर लूँ 3B 9C या GSTR 8 या GSTR 1, तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट टाइम लिमिट लगा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट से 3 साल के बाद का टाइम एक्सपायर हो जाता है, तो GST रिटर्न को आप फाइल नहीं कर पाओगे। अमेंडमेंट किया जा रहा है सेक्शन 62 के अंदर। 62 क्या है? जब असेसमेंट ऑर्डर पास होता है, तो असेसमेंट ऑर्डर अगर पास हो 3B या GSTR 10 के लिए, तो वो 30 डेज़ का टाइम होता है, 30 डेज़ के अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। अब इस टाइम को बढ़ा के 60 डेज़ कर रहे हैं, तो 60 डेज़ के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। 60 डेज़ के अंदर अगर नहीं करते हैं तो 100 रुपये पर डे का लेट फीस लगेगा, और ये 120 दिन का टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं आप लेट फीस के साथ। अगला बात करें सेक्शन 54 के अंदर अमेंडमेंट है। एक्सपोर्ट के ऊपर जो प्रोविजनल रिफंड मिलता था ITC का, अब वो नहीं मिलेगा। अब जो एक्चुअल रिफंड बनता है ITC एक्यूमुलेटेड ITC का, वो मिलेगा। ठीक है। उसके बाद बात करें इनवॉइस रूल के अंदर अमेंडमेंट है। एचएसएन कोड मैंडेटरी कर दिया, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उसे 6 डिजिट का एचएसएन कोड ई इनवॉइस या ई-वे बिल के लिए दिखाना होगा, और जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उसको 4 डिजिट का एचएसएन कोड ई इनवॉइस या ई-वे बिल के लिए दिखाना होगा। साथ ही साथ IGST एक्ट के अंदर सेक्शन 10 में अमेंडमेंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए एक नया क्लोज इंसर्ट किया गया है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन का कैसे यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर किया जाएगा या कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि देखो अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, जो इनवॉइस पे रिकॉर्ड किया आपने एड्रेस, उसके हिसाब से होगा। ठीक है। या फिर जो सप्लायर की लोकेशन है, ठीक है, वो ही एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई के रूप में कंसीडर की जाएगी। इसके ऊपर भी मैं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई जो है अनरजिस्टर्ड का, इसके ऊपर भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे किया जाएगा और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। फिलहाल के लिए समझो ये 10 बड़े अमेंडमेंट है जो GST एक्ट के अंदर किए जा रहे हैं 1 अक्टूबर 23 से। इसके अलावा और भी बहुत सारे अमेंडमेंट है, लेकिन वो कुछ इतना बड़े बड़े अमेंडमेंट नहीं है। ये जो मेन अमेंडमेंट था वो मैंने इसके अंदर कवर किया इस वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।